हेलो क्लास। माई सेल्फ हिमांशु श्रीवास्तव, है ना? आपको तो पता ही है, बाकी ऑनलाइन वालों के लिए। आज हम फिजिक्स की दुनिया के एक ऐसे फोर्स की दुनिया में जाएंगे, द फोर्स विच इज सो पावरफुल दैट इट कैन लाइट अप द स्काई एज लाइटनिंग, इवन इट होल्ड्स द एटम ऑफ आवर बॉडी टुगेदर, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. You can imagine like there is this is the force which is so stronger. It is approximately in comparison to the force of gravitation, it is 10 to the power 39 times stronger than gravity. And you can imagine without this force there is no universe. You can say this is the silent architect of universe. Without it there is no atom. इसके बिना ना तो एटम होता, ना न्यूक्लियस होता, ना फिर लाइफ होती, ना कुछ और होता, है ना, ना कोई केमिस्ट्री होती. इस चैप्टर में हम बस कुछ फॉर्मूलेज या उनकी बात नहीं करेंगे. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक ऐसी दुनिया को अनकवर करेंगे जो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं हमारा पूरा यूनिवर्स अच्छे से काम कर पा रहा है. ठीक है? सो वेलकम टू अवर क्लास, एंड टुडे इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, and that is electric charges and field. And you know myself Himanshu Srivastav. Okay, so let's start topic without wasting our time. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे पहले हम इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्टोरिकल व्यूज का क्या था, है ना. बहुत सारी चीजें हम एक साथ देखते हुए चलते हैं. आज से लगभग 600 आज से बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले, थेल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस, यानी कि ये वन ऑफ द फाउंडर थे किसके? ग्रीक साइंस के. फर्स्ट नोटिस दैट इफ अ पीस ऑफ अम्बर इज रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ, इट देन acquires the property of attracting light feathers, dust, lint, pieces of leaves, etc. मतलब थैलस ऑफ मिलेटस जो थे वो आज से लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लगभग 3000 प्लस ईयर्स पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था, जब उन्होंने देखा कि जब एक अंबर को एक वूलन क्लॉथ से रब किया जाता है तो वो बहुत छोटे छोटे लाइट फेदर्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या जो भी इवन कह लो कि आप आज के ज़माने को देखते हुए देखो तो छोटे छोटे जो कपड़े कागज के टुकड़े होते हैं उनको अट्रैक्ट करना उन्होंने ऑब्जर्व किया था. इन 1600 एडी, आफ्टर डेथ ऑफ ईसा, विलियम किलवर्ट, द पर्सनल डॉक्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये वही क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जिन्होंने इंडिया में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी थी अपने चार्टर के तहत. ठीक है ना? सो इनके टाइम पे इन हिज बुक डी मैग्नेट, इनकी किताब थी डी मैग्नेट, ऑन द मैग्नेट, किसकी थ्योरी पे? मैग्नेट की थ्योरी पे. ही इंट्रोड्यूस द नेम इलेक्ट्रिका. पहली बार इन्होंने ही इलेक्ट्रिका नाम के बारे में बात की थी. फॉर सच सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में इन्होंने इलेक्ट्रिका का नाम दिया था जो इस तरीके का काम करते हैं. इनफैक्ट द ग्रीक नेम फॉर एम्बर, यानी कि ग्रीक में एम्बर का, ग्रीक भाषा में एम्बर का मतलब क्या होता है? येलो रेजिनस गम लाइक सब्सटेंस फाउंड ऑन द सोर्स ऑफ द बाल्टिक सी. आप मैप में देख सकते हो कि बाल्टिक सी कहाँ होता है, तो उसके सोर पे एक येलो रेजिनस, एक गम की तरह, यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ की तरह एक चीज पाई जाती है जिसे एम्बर कहते हैं. ठीक है ना? इज इलेक्ट्रॉन विच इज द ओरिजिन ऑफ ऑल सच वर्ड्स, यानी कि वो जो एम्बर था, ग्रीक नाम उसका क्या था? ग्रीक भाषा में एम्बर को क्या कहा जाता था? इलेक्ट्रॉन. और उसी इलेक्ट्रॉन की शब्द से बाकी सारे शब्दों का ओरिजिन हुआ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? तो सबसे पहले लगभग आज से 3100 साल पहले, आप सोच सकते हो ना, 3100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऑब्जर्व किया था. और उसके लगभग आप कह लो 2200 साल के बाद, यानी कि 2200 ईयर्स आफ्टर, एक विलियम किलवर्ट थे जिन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, और ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के
प्राइवेट डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जैसे अगर जनरली बात करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, या जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो हम लाइट से ही मेनली हम लाइट समझते हैं कि हमें हमें अगर जल्दी पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक या क्या, तो आप क्या बोलोगे? लाइट। लाइट मतलब बिजली, है ना। उसी तरीके से जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of electric charges at rest and the forces and field they produce। एक्चुअली पूरी 12th में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन पढ़ेंगे वो 3 पोर्शन होंगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 कंडीशंस होंगी जिन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो 3 कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन है जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होगा तब कंडीशन पढ़ेंगे, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। वर्ड को अगर ध्यान से समझो, फिजिक्स में कोई भी टर्म ऐसे ही नहीं होता, हर टर्म का अपना एक लॉजिक और एक मतलब होता है। इलेक्ट्रो से मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और स्टैटिक से मतलब है हमारा स्टेशनरी, या यूं कहें आप रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में होगा। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है नो मोशन, है ना। कोई भी किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन के जब हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी सिचुएशन में होगा, स्टेशनरी कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी फिनोमिनाज होंगे, उस रेस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे, जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी होगा, एवरीथिंग इज डील इन दिस चैप्टर, है ना। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना है, या कोई बॉडी है उस पर कितना चार्ज है, तो चार्ज की बात करेंगे। दूसरा हम किसकी बात करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है उसकी वजह से उसका फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है, यानी कि उस चार्ज का फील्ड क्या क्रिएट हो रहा है, उस फील्ड का किसी पे का क्या उसका आप कह सकते हैं उसका इफेक्ट आ रहा है उस चार्ज की वजह से। अब उस चार्ज के मतलब सारी चीजें हम कॉन्सिक्वेंसेस सारे उसके डील करेंगे। क्लियर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज इज एट रेस्ट, एंड ये हमारा रेस्ट में है और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अ, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीजें बता देता हूं। एटम, जो कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, उसके अकॉर्डिंग एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ ऑल द मैटर। क्लियर। अब एटम को बाद में देखा गया कि एटम भी डिवाइड हो सकता है, एंड एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे इसके? पहला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड होता है, इस पर 1.9 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसका मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, आप बात करेंगे हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और इसका मास यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बात करेंगे न्यूट्रॉन का, जैसा कि नाम ही है, इस पर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है।
यानी कि ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक, इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट ऐसा नहीं होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन इन एक्चुअल, बट फॉर द कैलकुलेशन बी अज्यूम द बोथ मासेस आर इक्वल। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। अब ये जो तीन चीजें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये डाल्टन थ्योरी ने दिया। और डाल्टन थ्योरी पे जब फर्दर रिसर्च हुई उस पे, तो कई मॉडल आए। लाइक आपने वाटरमेलन मॉडल सुना होगा, ठीक है ना, वाटरमेलन मॉडल, या जिससे जे जे थॉमसन मॉडल भी कहते हैं, इस बारे में सुना होगा। दूसरा हमारा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना। रदरफोर्ड्स मॉडल की बात की गई थी, है ना, बोर्स मॉडल की बात की गई थी। इसके बाद एक और मॉडल आया था जिसे लिक लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं, इस तरीके का कोई नाम था, ठीक है ना। उसके बाद एक वेक्टर मॉडल करके भी शायद कोई चीज है, एक्चुअली सॉरी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं, है ना, इतने सारे जो मॉडल है, एटम पर रिसर्च किया, तो इन सारे मॉडल्स का रिजल्ट ये रहा कि पता लगा कि एटम इज आल्सो मेड अप ऑफ सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड दैट दोस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। अब यहीं तक बात नहीं रुकी, अगर यहां तक बात रुक जाती तो बेहतर होता, पर इसके बाद देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, they are also made up of some very tiny particles, and those tiny particles are called as quarks। और यहां से फिर आ गई क्वार्क्स थ्योरी। ओके, क्वार्क्स थ्योरी, जहां पर दो तरीके के क्वार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला, एक था 1/2e और एक था 2/3e। दो तरीके के आपको क्वार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चार्ज की। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है ना। तो चार्ज पहले तो हम समझ लेते हैं जो हमारा होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि पहला तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक्सटेंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सटेंसिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाहरी होती हैं, यानी कि जिन पे चेंजेस आप ला सकते हो आसानी से। लाइक अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसा करके आयरन का, और आपने इसे गर्म कर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद आपने इसको काट दिया। इसका पहले जो मास था, पहले इसका मास था m और इसका वॉल्यूम था v। पर जैसे ही आपने इसे काटा, तो काटने के बाद आपको दो टुकड़े मिल गए ऐसे करके, ठीक है ना, आपको दो बॉक्स मिल गए इस तरीके से। ठीक, अब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अलग तो नहीं होगा, इसका भी 100 ही होगा और इसका भी 100 ही होगा। पर अब अगर ये दोनों इक्वल टुकड़े हैं, तो अब इसका मास m/2 हो जाएगा और इसका मास m/2 हो जाएगा। तो यहां देखो, टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाहरी चीजों से, यानी कट करने से या उसे डिवाइड करने से नहीं बदली, और मास या वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिवाइडेशन से बदल गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसकी अंदर की हैं, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, दैट कैन नॉट बी चेंज बाय एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रोसीजर्स। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो यहां पे टेम्परेचर इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और मास एंड वॉल्यूम इसका एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो चार्ज is the intrinsic property of any matter. Charge is the intrinsic property of any elementary particle of matter which gives rise to electric force between various objects। ठीक है, अब देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। द क्वांटिटीज विच हैव नो डायरेक्शन, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। एंड द क्वांटिटीज, अब क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। पहला होती है स्केलर और दूसरा होती है वेक्टर। एक तीसरे तरीके की भी क्वांटिटी होती है जिस बारे में आपने शायद बहुत कम सुना होगा, बहुत कम उसका मेंशन होता है, टेंसर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, लाइक 1 2 -2 3 एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि वो चीजें जिसमें डायरेक्शन क्या हो, मैटर करती हो, यानी कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। क्लियर? दे आल्सो हैव मैग्नीट्यूड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, they have to follow a rule that is called parallelogram law of vector addition। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, उसको हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। दोनों एक ही बातें हैं, वो मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना? टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना? वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसा एक क्वांटिटी आपको मैं बताता हूं और उसका नाम है एम्पियर, यानी कि करंट। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो करंट इज बेसिकली अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। ये तो 11th क्लास का बेसिक था जो थोड़ा बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इसका सिंबल क्यू, अगर छोटा चार्ज है तो स्मॉल क्यू, और अगर बड़ा चार्ज है तो कैपिटल क्यू। इसकी यूनिट कूलॉम, in the honor of in the honor of scientist named as कूलॉम। उनके सम्मान में इस यूनिट का नाम कूलॉम रखा गया था। ठीक है ना? अब चार्ज हमारा बेसिकली दो टाइप का चार्ज होता है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, एक चार्ल्स डूफे करके व्यक्ति थे, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहले इस रबिंग से, यानी कि ये फ्रिक्शन, बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, उन्होंने सबसे पहले चार्ज को ऑब्जर्व किया था। तो जो चार्ल्स डूफे थे, उन्होंने दो तरीके के चार्जेस की बात की थी। पहला था बिट्रस, ठीक है ना, बिट्रस चार्ज, एंड दूसरा था रेजिनस चार्ज। जब उन्होंने ग्लास और एम्बर, यानी कि उन्होंने जब ग्लास पे जो चार्ज अक्वायर हुआ था, लैटिन भाषा में ग्लास को वर्टम कहते हैं, इस तरीके से यहां से एक वर्ड आया विट्रस। और अंबर को लैटिन भाषा में, या यूं कहें नॉर्मल इंग्लिश में, रेजिन कहते हैं। तो अंबर पे जो चार्ज आया था, एम्बर पे, वो था रेजिनस चार्ज। बाद में चार्ल्स डूफे के इन दो चार्जेस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगभग 100 साल के, आज से लगभग 100 ईयर पहले की, यानी कि अगर हम बात करें तो 19 प्लस में इन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिट्रस चार्ज को नाम दिया, रीनेम कर दिया इसको, और इसको कह दिया पॉजिटिव चार्ज। और रेजिनस चार्ज को इन्होंने रीनेम कर दिया एज अ निगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो उनका क्या था कि जब ग्लास रॉड को आप सिल्क से रब करोगे तो जो ग्लास रॉड पे चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा। जब आप अंबर को बुल से रब करोगे तो जो अंबर पे चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? नाउ अभी क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले चार्ल्स डूफे, जिन्होंने चार्ज, दो तरीके के चार्ज की बात की, बिट्रस एंड रेजिनस। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हीं दो चार्जेस को, बिट्रस को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और रेजिनस को निगेटिव। अभी हमारा मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न एटॉमिक टाइम पे हम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब बात होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो हमारा कॉन्सेप्ट सीधा क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन। मॉडर्न टाइम में हम सीधा समझते हैं कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज दैट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिंपल सा मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का घाटा या इलेक्ट्रॉन का लॉस ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। अगर जब बात निगेटिव चार्ज की आएगी तो निगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या इलेक्ट्रॉन का पा लेना ही क्या कहलाता है, निगेटिव चार्ज हो जाना कहलाता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम बात करें थर्ड चीज की, पहला तो चार्ज, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ठीक है। चार्ज इज सिंबलाइज्ड बाय क्यू फॉर a small charge q, for capital large charge capital Q. Second is the unit of charge is coulomb. Third is coulomb. There are two types of charges. One is positive charge and second is negative charge. How they named as आपको बता दिया। Third thing होती है कि like charges repel and unlike charges attract, यानी कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं और आप दोनों को पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। अगर आप दो निगेटिव चार्जेस को, जैसे आपके पास एक निगेटिव चार्ज ये और एक निगेटिव चार्ज ये, अगर आप इनको पास रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल कर देंगे। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, गले लगा लेंगे, यानी कि अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं how we can how we can know how we can know that there are two types of charges and the verification of इस बात का भी तो वेरिफिकेशन चाहिए ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। तो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस थिंग, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब हुआ है द प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्यूश द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। वो प्रॉपर्टी किसी चार्ज की, एक वो प्रॉपर्टी जो बताती है कि दो अलग अलग तरीके के चार्ज हैं, उसे कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। और इस पोलैरिटी ऑफ चार्जेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक इस इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया था जिसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक डिवाइस बनाई गई थी। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी, यानी कि चार्ज है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इज देयर एनी चार्ज, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि इज द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव और द सेम, लाइक आपको पोलैरिटी चेक करनी है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, देयर इज ए एक कांच का बर्तन है, ठीक है ना, एक कांच का फ्लास्क है, ठीक। उसमें क्या किया गया है, एक ग्लास का केस है, जो कि ये हमारा ग्लास का केस है। इसके अंदर आपने एक इंसुलेटर प्लग लगा दिया, यानी कि इस तरीके से प्लग लगाया है कि कंडक्शन ना कर सके, यानी कि इंसुलेटर यूज कर दिया। उसके ऊपर आपने एक ब्रास की डिस्क लगा दी है। उसके उस इंसुलेटर से जो ब्रास की डिस्क आपने इस तरीके से उस इंसुलेटर में डाली हुई है, जब वो ब्रास की डिस्क पे आपने एक ब्रास की जो रॉड है डिस्क जो कनेक्टेड है, उस पे आपने गोल्ड की दो इस तरीके से लीफ यानी कि पत्ती नुमा स्ट्रक्चर्स लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर ये है मेटल फॉयल जो अर्थ की गई हुई है, यानी कि अर्थ है वो, ठीक। जैसे ही आप इस पे मान लो आपने एक रॉड लेके आए जो उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इस ब्रास के डिस्क पे टच करोगे तो चूंकि ब्रास इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारा का सारा जो चार्ज है वो कंडक्ट होके कहाँ आएगा, इन पत्तियों पे आएगा, इन लीव्स पे आएगा। और चूंकि रॉड एक ही टाइप के चार्ज के, तो जो चार्ज आएगा वो कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा, बिकॉज द चार्ज इज सेम। तो ये क्या देखा गया कि इन दोनों लीव्स में जो अभी ऐसे करके पड़ी हुई थी, जो अभी बिल्कुल पास पास पड़ी हुई थी, अब वो क्या हो गई हैं, दूर दूर हो चुकी हैं। सो दिस इलेक्ट्रोस्कोप टेल्स यू टेल्स अस दैट लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। So the gold leaf electroscope is a device used for detecting an electric charge
एंड आइडेंटिफाइंग इट्स पोलैरिटी। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चार्जेस जो है ना, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्जेस आता कैसे। हम बचपन से बहुत ज़्यादा यानी कि 9th 10th क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी कहीं पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। हमने बात की हुई है कि एटम में ना, हमें पता है बहुत अच्छे से कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर बीच में इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स, यानी कि ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये भरे होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन, जो रेड से दिखा रहे हैं वो हमारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना। और जो येलो पोर्शन दिखाया जा रहा है ये हमारे क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर भरे होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक, उनका नाम होता है न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें जो रेड चार्ज, रेड करके शो करा गया है, इसको कहते हैं हम प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है ना। और प्रोटॉन पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और जो इन, ये जो आपको शक्तिमान जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये जो आपको शक्तिमान नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान वाला, तो ये जो शक्तिमान नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली दी शक्तिमान इज लाइक स्ट्रक्चर आर नॉट सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स, path of electron revolving around न्यूक्लियस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में घूम रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम में घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो जिस रास्ते को, वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं, वो पाथ ही आपका क्या कहलाता है, वो पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट। और ये वही ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट पे कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर के साथ ही साथ कुछ अन्य भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या कहती है वो समझते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विद अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। डाल्टन्स थ्योरी है कि सारे मैटर एटम से मिलकर बने हुए हैं। आउटर से इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। अब जो, जैसे हम लोगों ने बचपन में स्ट्रक्चर कैसा पढ़ा हुआ है कि ये रहा न्यूक्लियस, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसमें पहले में डुप्लेट रूल, कंप्लीट डुप्लेट रूल फॉलो होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर सेकेंड अगली में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ऐसे करके लास्ट तक भरा जाता है, जब तक इलेक्ट्रॉन सारे फिल नहीं हो जाते हैं। और जो बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो जो यहाँ पे है, इस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे कम होता है, इस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे ज्यादा कम होता है। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंड होता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट तो हमारा था कि ऑल ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ एटम्स, जिसमें एक न्यूक्लियस है। आउटर से इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, जो हमने आपको बता दिया। थर्ड क्या है, बर्क फंक्शन के बारे में, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मटेरियल सरफेस। अब अगर इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, देन यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बर्क फंक्शन ऑफ दिस। चौथा हमारा क्या है, व्हेन टू मटेरियल्स आर रब, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। यानी कि जब आप दो मटेरियल्स को, यानी कि आप ऐसे दो मटेरियल्स हैं, आपकी दो सरफेसेस हैं, और अगर आप इनको रब करोगे, यानी कि इनको रगड़ोगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। फिफ्थ क्या है, चार्जिंग अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन मटेरियल। तो उसमें क्या होगा कि एक का वर्क फंक्शन कम होगा, एक का वर्क फंक्शन
ज्यादा होगा। तो जो लोअर वर्क फंक्शन वाला होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के हायर वर्क फंक्शन वाले में एक्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि जैसे एक मटेरियल ये था, दूसरा मटेरियल ये था, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा तो इसमें हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये लॉस की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज द वे बाय विच चार्जिंग हैपन। नाउ अब कितने तरीके से हम इस चार्जिंग को कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में तो हमने वही फ्रिक्शन समझा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन चार्ज, इन हाउ मेनी, यू कैन से द मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे, है ना। कितने हमारे पास चार्जिंग के मेथड हैं, हम उस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला मेथड, बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या है हमारे पास लॉजिक? व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। दैट्स व्हाई दे कैंसल ईच अदर एंड बिकम न्यूट्रल। सो व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। तो क्या होगा, जब उन्हें आप रब करोगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड, द बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एंड द वन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम निगेटिवली चार्ज। और जो बॉडी गेन करती है वो कैसी हो जाती है? निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें हम, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं रबिंग अ प्लास्टिक रॉड। हमारे पास एक प्लास्टिक की रॉड है जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। एक हमारे पास प्लास्टिक की रॉड है जिसको मैंने एक सिल्क के कपड़े में, मतलब लाइक है कि मेरे पास सिल्क का कपड़ा है और मैंने उसको ऐसे करके रब किया है। तो रब करते ही क्या होगा कि जो प्लास्टिक की रॉड है इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। और जो हमारा सिल्क का कपड़ा है उस पर कैसा आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सिल्क का कपड़ा है उसका वर्क फंक्शन हमारा कैसा है? लो है। और जो हमारी रॉड है उसका वर्क फंक्शन हमारा कैसा है? हाई है। सॉरी, ये ये हमारा वर्क फंक्शन हाई है और यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन लो है, ठीक है ना। तो लो वाला लूज कर देता है और हाई वाला गेन कर लेता है। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड हो गया बाय फ्रिक्शन, ठीक। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करते हैं। अ चार्ज बॉडी टचेस अ न्यूट्रल बॉडी एंड चार्ज फ्लोज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द न्यूट्रल बॉडी अंटिल बोथ हैव सेम पोटेंशियल। मतलब अगर आप एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से टच कराओगे, यानी कि ये आपकी चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, दोनों को आप टच कराओगे तो चार्ज जो इस बॉडी से इस बॉडी में तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप एक चम्मच को गर्म करें, अगर आप एक चम्मच को गर्म करें, इस एंड पे गर्म करें, तो वो तब तक गर्म होता रहेगा तब तक ही उसकी हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक पूरी की पूरी चम्मच एक न्यूट्रल टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। यानी कि वन साइड इज कोल्ड, सेकेंड साइड इज हॉट, तो वो ऑटोमेटिक दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो दोनों क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पे सेट हो जाएंगे। सेकेंड इसका है कांटेक्ट इज नेसेसरी इन दिस मेथड, यानी कि इसमें टच करना बहुत ज्यादा मस्ट है। विदाउट टचिंग दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है ना। एक चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज रॉड है, ठीक है।
इस चार्ज रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास सेम टाइम पे एक हमारे पास क्या है, अनचार्ज। ये हमारा कैसा है, अनचार्ज स्फीयर है। और ये नीचे इंसुलेट किया गया है ताकि चार्ज अगर इसमें से कोई चीज अर्थ को ट्रांसफर ना हो जाए। जब आप इस वाली चार्ज रॉड को इससे टच करोगे, लाइक जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, यानी कि जब आपने एक चार्ज रॉड को इस स्फीयर से टच किया तो सारा का सारा चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगेगा। और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इसका और इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम नहीं, यानी कि दोनों का लेवल चार्जिंग का सेम नहीं हो जाता है। और आप जैसे ही इसे हटाएंगे तो इस पे चार्ज कुछ कम हो चुका होगा और इस पे चार्ज एक्वायर हो चुका होगा, इस पे चार्ज बढ़ चुका होगा, ठीक है। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विदाउट टचिंग इट। मतलब आपको पहले एक चार्ज बॉडी को पास लाना है किसके, एक न्यूट्रल कंडक्टर विदाउट टचिंग इट, आपको टच नहीं कराना है, ठीक है। The near end gets opposite charge and the far end gets like charges due to the redistribution of electron. If the conductor is grounded, like charges escape to the earth leaving the object with net opposite charges. ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने क्या किया हुआ है कि आपने एक ये चार्ज आपकी रॉड है, ठीक है ना, आपके पास एक चार्ज रॉड है जिसपे निगेटिव चार्ज यानी कि निगेटिवली चार्ज आपके पास एक रॉड है। और यहाँ देखो आपको प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये जो स्फीयर है ये कैसा है, न्यूट्रल है। जब आप इसको धीरे धीरे, पहले तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जब आप इसको धीरे 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 इस वाली रॉड को इसके पास लाओगे तो एक टाइम पे क्या होगा कि ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, यानी कि अनलाइक चार्जेस क्या होगा, ये निगेटिवली थी तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज को इस वाले एंड पे कलेक्ट कर लेगी और सारा निगेटिव चार्ज इस वाले एंड पे आ जाएगा। फिर आप एंड वाले निगेटिव, आपको ये पॉजिटिव चार्ज करनी है तो आप क्या करोगे, निगेटिव साइड को अर्थ कर दोगे। अर्थ करते ही सारा का सारा निगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और फिर बचेगा क्या इस पे, पॉजिटिव चार्ज। और इन दिस सेंस यू कैन चार्ज अ स्फीयर just by induction due to just by effect of a charge rod which brought near the neutral sphere, and this method is called charging by induction। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंडक्शन इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट, यानी कि इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन ही सबसे सेफेस्ट मेथड है और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है, ठीक है ना। साथ ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन यूजली प्रोड्यूसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन करने से क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं थोड़ा सा, कि आप अगर एक बलून लें, या आप छोड़िए बलून का एग्जांपल छोड़ो, आपके पास एक कॉम्ब है, ठीक है, आपके पास एक ऐसे करके एक कॉम्ब है, ठीक। आपने इस कॉम्ब को बालों में ऐसे करके रगड़ लिया अच्छे से, और रगड़ने के बाद इसको जब आप कागज के छोटे छोटे पीसेस के करीब ले जाओगे तो वो सारे के सारे इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप देखते हो जब आप सर्दियों में अपने स्वेटर्स उतारते हो, अगर आप बंद कमरे में, अगर आप अंधेरे कमरे में स्वेटर उतारोगे तो आपको कुछ हल्की सी लाइट की स्पार्कलिंग दिखाई देगी और आपको चट चट का साउंड भी सुनाई देगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ, दैट इज द इलेक्ट्रो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कंडक्शन एंड इंडक्शन वर्क बेटर विद द कंडक्टर्स देन इंसुलेटर, यानी कि अगर आपको कंडक्टर्स के साथ वर्क करना है तो कंडक्शन और इंडक्शन ही बेटर काम करता है, वहां पर फ्रिक्शन बहुत अच्छा काम नहीं करता है। सो आप इस पूरे 3 पॉइंट से एक बात तो समझ गए होंगे कि फॉर चार्जिंग
for charging, the best way is by induction. Okay, move to the next point. अब हम बात करते हैं जो हमारा चार्ज है, जो बाई इन तीन मेथड्स के बाई in these three methods we charge the body. How and what are the properties of these charges? What is the properties, basic properties of charges की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज के ऐड होने की प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो चार्ज के ऐड होने की प्रॉपर्टी से हमारा क्या मतलब है? द टोटल चार्ज, समझ, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the sum of all individual charges. If the charges are Q1, Q2, Q3 and so on Qn, then हमारा टोटल चार्ज कितना होगा? Q total is equals to Q1, Q2, Q3 and Q4. मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज की क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है ऐसे करके, ठीक, और उसमें एक चार्ज Q1 पड़ा है, दूसरा चार्ज Q2 पड़ा है, तीसरा चार्ज Q3 पड़ा है, तो अगर इफ वी आर टॉकिंग, इफ वी वांट टू नो द हाउ मच टोटल चार्ज इनसाइड दिस बॉडी ए, लेट्स द बॉडी, दिस बॉडी इज ए, then if we want to know what is the net charge on this body A, then we can add these all three charges like numeric values. So Q1 is +3, Q2 is -2 and Q3 is +1. So net charge is equals to 2 कूलम. यानी कि आप चार्ज को नॉर्मल नंबर्स की तरह से जैसे ऐड करते हैं प्लस माइनस के नंबर्स, वैसे ही ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है ना. तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, दो तरीके से कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. पहला हो सकता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और दूसरा होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो पैकेट्स में होता है. डिस्ट्रिक्ट मतलब पैकेट्स, और कंटिन्यूअस मतलब वेव लाइक. ठीक है ना. अगर कोई चीज पैकेट्स में आप दे रहे हो तो वो डिस्क्रीट है, और अगर आप कोई चीज कंटिन्यू वे में फ्लो करा रहे हो, कोई चीज कंटिन्यूअस वे में जा रही है, तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है, नॉट ए कंटिन्यूअसली. टोटल चार्ज where E is the elementary charge on an electron. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6029192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कॉज क्या है? क्यों होता है क्वांटाइजेशन? तो इसका मतलब सॉरी, क्यों इतना ही चार्ज, यानी कि क्वांटाइजेशन होने की वजह क्या है? ओनली होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग. मतलब कहने का क्वांटाइजेशन का मतलब यह है, ठीक है, क्वांटाइजेशन के कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, और आपने अगर इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो आप 2.5 या 3.5 या 4.5 या 5.2 या 18.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. यू हैव टू ट्रांसफर द ट्रांस और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीग्रल फॉर्म. वो हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में जाते हैं, लाइक 1, 2, 10, 100, 50, 1000 इस तरीके से जाते हैं. ठीक. इस क्वांटाइजेशन का एविडेंस कहां से मिला था? तो सबसे पहला एविडेंस मिला था फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से. दूसरा इसका एविडेंस कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होता है. दूसरा इसका एविडेंस दिया था मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1912, और मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है. ठीक है ना. इसको दूसरे तरीके से भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. थोड़ा समझो कि मान लो मेरी पॉकेट में 10-10 के बहुत सारे नोट हैं. मेरे पॉकेट छोड़ो, मेरे बैग में 10-10 के बहुत सारे नोट हैं, और ये जो बंदा बैठा हुआ है तन्मय, है ना. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया है, मेरी बैग से मेरे बगैर पूछे बहुत सारे मुट्ठी भर के पैसे निकाल लिए. ठीक है. यानी कि एक अमाउंट निकाल लिया.
ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने देखा, ऋषि, ओके, तो इन्होंने देखा और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर आपके पैकेट से तन्मय ने कुछ पैसे निकाले हैं, एंड आई जस्ट आस्क कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट तन्मय स्टोलन फ्रॉम माय बैग। क्लियर, समझ में आया कि अगर मैं उससे बोलूं कि क्या तुम मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हो जो तन्मय ने मेरे बैग से लिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसा जवाब देंगे, कोई कहेगा हाँ पैसे लिए होंगे, कुछ भी व्हाटएवर जवाब देंगे। पर अगर मैं इसके एग्जैक्ट जवाब की बात करूं तो आप कह सकते हो सर जितने भी पैसे उसने निकाले हैं, द ऑल टोटल मनी इज अ मल्टीपल ऑफ 10। आप क्या कह सकते हो, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकाला गया है दैट इज 10 इंटू नंबर ऑफ नोट्स। और ये एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि ये आपका गलत नहीं हो सकता कि भाई उतने ही तो रुपए निकाले हैं ना, जितना मतलब 10 के मल्टीपल में ही निकाले होंगे। अगर 50 नोट निकाले तो 50 इंटू 10, इसी तरीके से उसने मेरा अमाउंट स्टॉल किया हुआ है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि ए बॉडी से जब बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लो ट्रांसफर हुए एन इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बात करें व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, और व्हाट इज द चार्ज क्रिएटेड ऑन ए एंड बी, इस पे जो क्रिएट होगा वो प्लस का होगा, इस पे क्रिएट होगा वो माइनस का होगा, पर ये होगा कितना, तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज ई। और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे इतना ही होता है, इस बात के दो प्रूफ थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है देख लेते हैं। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? मतलब अगर एक बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितने टाइम में एक कूलाम इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलाम चार्ज में, है ना। अब एक एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक, तो एक सेकंड में टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक कूलम में टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और एक सेकंड में इतना ट्रांसफर हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं और एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इसे ट्राई करना, आसान सा है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, भाई एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होना है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने डिवाइड कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक कूलम चार्ज में होंगे। अब एक सेकंड में इतने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, देख लेते हैं ये भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहता है टोटल चार्ज स्टेज कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ ना तो अंदर से बाहर गया कुछ, ना बाहर से अंदर आया। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कैसा रहता है,
कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चार्जेस कांट बी क्रिएटेड एंड और डिस्ट्रॉयड, ओनली मूव्ड। मतलब चार्ज ना तो पैदा होता है ना ही खत्म होता है, बस क्या होता है? ओनली मूव्ड और ओनली ट्रांसफर, ठीक है ना। कहां से कहां? ए से बी। ए से जहां से जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जहां को जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ट्रू एवरीवेयर फ्रॉम टिनी पार्टिकल टू द होल यूनिवर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहीं पे ये चीज लागू होती है। एक छोटे एक एटम के एक एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल एटम के पार्टिकल से लेके, एक मैटर के पार्टिकल से लेके पूरी यूनिवर्स पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। यानी कि नो वेयर इज चार्ज क्रिएटेड एंड नो वेयर इज चार्ज डिस्ट्रॉयड, इट ओनली created due to the transfer of electron, someone gains someone loss। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, यानी कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाई सर्टेन प्रोसेसेस, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, और कैसे वो हम जान चुके हैं, ठीक है ना। इस चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलॉम, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा है कि पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू द कूलॉम्स लॉ। किस बारे में बात करेंगे हम? कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे अब हम, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ की हम बात कर लेते हैं, ठीक। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज के चार्ज अपने आसपास एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होता है ये कूलॉम ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो उस बारे में बात करते हैं। मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास निगेटिव चार्ज है, ठीक। और दोनों एक डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक चार्ज यानी कि इन दोनों चार्जेस के, और ये चार्ज, एक बात याद रखना है आपको, दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। ये क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है द ऐसे ऑब्जेक्ट, या पॉइंट चार्जेस की बात कर लो या पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का साइज, अगर इन दोनों के बीच में आपको इनके फोर्सेस या किसी बात की कैलकुलेशन करनी है, तो इनका साइज, अगर इनकी रेडियस आर है और इनके बीच की दूरी मान लो कैपिटल आर है, अगर कैपिटल आर बहुत 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 ज्यादा बड़ी है आर से, तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट क्या कंसीडर किए जाते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि द साइज ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, यानी कि बोथ चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कूलॉम्स लॉ कैलकुलेट करता है फोर्स किसके बीच में? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। कूलॉम्स लॉ का कहना है कि द फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो कि हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वो जो लाइक रिपल्सन और अट्रैक्शन है वो है क्या? किसी को पुश करना है, किसी को पुल करना, क्या है? एक टाइप का फोर्स ही तो है। सो दैट फोर्स, हाउ मच इज दैट रिपल्सन और अट्रैक्शन, इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ इन 1785। और इस जो कूलॉम्स फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये जो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये फोर्स हमेशा
इसी लाइन पर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी और लाइन पे, यानी कि ये फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, इस लाइन पे, यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे, यानी कि बड़े बड़े पॉइंट चार्जेस, यानी कि इतना बड़ा चार्ज है, दो हैं इतने इतने बड़े और वो इतनी दूरी पे रखे हैं, तो ये उन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती। ये वहां एप्लीकेबल होती है जहां पर आपके चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी कि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस उनके साइज के डिस्टेंस साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। और जो कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन है, यानी कि जो कूलॉम्स लॉ है, वो हमारा दोनों इक्वेशन, यानी कि आपकी जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, दोनों को मिलाने पर जो हमें कूलॉम्स लॉ का फोर्स मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस के इज कैलकुलेटेड बाई समथिंग, और वो हम अभी डिटेल में देखेंगे, और इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। So this is the formula of Coulomb's law, that is equals to 1/pi4 epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught is the epsilon naught आपका क्या होता है, epsilon naught is the permittivity ऑफ स्पेस, यानी कि जिस स्पेस में ये चार्जेस रखे हुए हैं, जहां पर आप सारी गणनाएं कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो स्पेस कैसे इस चीज को परमिट करता है, अपने से उसमें फोर्स, उस स्पेस का इनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर डिपेंडेंसी की बात करता है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखा गया कि जो ये फोर्स, ये जो कूलाम्स लॉ है ना, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। कूलाम ने यूज किया था टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर। यानी कि टॉर्सन बैलेंस एक ऐसी सेंसिटिव डिवाइस है जिसका काम क्या करना है, मीजर करना है फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर्स, यानी कि दो चार्ज स्फीयर के बीच, सॉरी, दो चार्ज स्फीयर के बीच की बीच में लगने वाले फोर्स को मीजर करने के लिए, यानी कि इतने छोटे फोर्स को मीजर करने के लिए जिस तराजू का, यानी कि जिस बैलेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, टॉर्सन बैलेंस है। और टॉर्सन बैलेंस के ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, and force between these two charges is directly proportional to 1 upon r square, and you can say that is equals to inversely proportional to the distance square between these two charges, यानी कि इक्वेशन 6। सॉरी, when you combine these two equation, when you combine the equation 1 and equation 2, you will get a combined equation, that is f is directly proportional to product of charges and inversely proportional to r square, that is equals to f is directly proportional to q1 q2 upon r square, ठीक है ना। अब सेकंड था, ये जो क्यू के आपका आया, इसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी, व्हाट इज दिस के। सो रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन, यानी कि जब आपने ये वाला साइन हटाया, देन यू गेट अ कांस्टेंट के, and formula of force become F is equals to K into Q1 Q2 upon R square. Now what is the value of K, and how you get this value. So in SI system, the value of K is equals to 1/4 pi epsilon naught, where K is equals to 8.98755 into 10 to the power 10 into 10 to the power 9, and you can approximately consider 9 into 10 to the power 9. Okay, where epsilon naught is the permeability of free space, and its value is 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per newton per meter square. So the complete formula of force between these two charges equals to
1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो ये तो जो अभी आपने देखा ना वो था आपका एनालिटिकल, यानी कि मैथमेटिकली हम उस फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम अगर वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या है कि अगर ये हमारी कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारी कोई वाई एक्सिस है ना, आपका एक चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है आपका Q2। Q1 की जो आपका Q1 है, Q1 की पोजीशन जो है यहाँ से, यानी कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि R1 वेक्टर वो ये है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका R2 वेक्टर यानी कि ये है। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने R वेक्टर से शो किया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा R वेक्टर है। ठीक, अब ये जो Q1 है और जो Q2 है, अगर ये सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे, ये उसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपनी तरफ, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, यानी कि Q1 पे फोर्स लगाएगा Q2 और Q2 पे फोर्स लगाएगा Q1। ठीक, यानी कि 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है, और 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स y1 on 2। देखो 2 पे 1 जो फोर्स लगा रहा है, 2 पे जो 1 फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि F21 आपका जो है वो क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड R21 का स्क्वायर। ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या है, R21 वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है ना। 2 जो 1 पे फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 कैप। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो आपका एक्चुअली क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि द फोर्स एक्टिंग इन विच डायरेक्शन। क्लियर? सो अगर आप यहाँ पर देखो, ध्यान से अगर देखो, तो R12 वेक्टर is equal to इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ 2 1 वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बस क्या है, एक अगर इधर लग रहा है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो अगर इस चीज को इन दोनों में अगर आप पुट करके देखो तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी, और वो चीज क्या है कि F12 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21 वेक्टर, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आपको बताती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, और इस तरीके से आप वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हो। ठीक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है पहले देखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। पहला कि R21 वेक्टर जो है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट चार्ज सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड द पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं तो इससे पता लगता है कि फोर्स, यानी कि F21 वेक्टर इज आल्सो इक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड तो वहां से क्या मिलेगा, F वेक्टर इज इक्वल F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। ठीक, so this implies the two charges pull or push
with equal and opposite forces and follows the Newton's third law of motion, Newton's third law of force. ठीक. सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, इट इज अ सेंट्रल फोर्स. यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, ये उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लग रहा है. ठीक है ना? और ऐसा फोर्स जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रल फोर्स कहते हैं. ठीक. अब कूलॉम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वेयर द कूलॉम्स लॉ इज वैलिड एंड वेयर कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. तो सबसे पहले जो चार्जेस हम कूलॉम्स लॉ में देख रहे हैं, वो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. सेकेंड चीज, चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि जो चार्जेस हैं हमारे वो कहाँ होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए. इफ एनी चार्ज इज इन मूविंग सिचुएशन, द कूलम्स फोर्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. है ना? कूलम्स लॉ फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे पहली कंडीशन क्या है? चार्ज शुड और एट रेस्ट, यानी कि चार्ज रेस्ट पे ही होना चाहिए और रेस्ट पे ही होता है. थर्ड सिचुएशन है, थर्ड वैलिडिटी कंडीशन क्या है? मीडियम इज होमोजीनियस, यानी कि मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, साथ ही साथ आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए. और कूलॉम्स लॉ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपका? न्यूटन. किसी भी तरीके का फोर्स हो उसकी एसआई यूनिट हमेशा कैसी होती है? ऑब्वियसली इसे न्यूटन ही होती है ना? ठीक है.